सोचिए, एक पूरा साम्राज्य खड़ा करना है, वो भी लगभग शून्य से। ये होता कैसे है? इसके लिए चाहिए भरोसेमंद लोग जो प्रशासन चला सकें, और चाहिए पैसा जिससे एक बड़ी सेना का खर्चा उठाया जा सके। दिल्ली के सुल्तानों ने इन मुश्किलों का सामना कुछ ऐसे तरीकों से किया जो आज हमें भी हैरान कर देते हैं। अच्छा, तो इसी बात से शुरू करते हैं। सुनने में ये सलाह थोड़ी अजीब लगती है ना? भला कोई शासक अपने बेटे से ज्यादा एक गुलाम पर भरोसा क्यों करेगा? यही सवाल दिल्ली सल्तनत के काम करने के तरीके का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब हमें बताता है कि उन्होंने ताकत और वफादारी की इस पहेली को कैसे सुलझाया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले ये समझना होगा कि कैसे एक ऐसा शहर जो पहले कोई खास अहमियत नहीं रखता था, एक बड़े साम्राज्य का दिल बन गया। देखिए, 12वीं सदी तक दिल्ली कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन 13वीं सदी की शुरुआत में शुरुआती तुर्की शासकों के आने के बाद इसकी किस्मत ही पलट गई। ये एक ऐसी राजधानी बन गई जिसका कंट्रोल भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर था। यहाँ हम दिल्ली, एकोहना, सीरी और जहांपना जैसे कई शहर देख रहे हैं, जिन्हें इन्हीं सुल्तानों ने बसाया था। ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। ये साम्राज्य लगभग 320 सालों तक चला, और इस लंबे समय में 5 अलग-अलग राजवंशों ने यहाँ राज किया। इसकी शुरुआत हुई शुरुआती तुर्की शासकों से, और इसका अंत हुआ लोधी वंश के साथ। कहना पड़ेगा, काफी लंबा और उथल-पुथल से भरा दौर था ये। चलिए अब साम्राज्य बनाने की पहली और सबसे बड़ी मुश्किल पर आते हैं। आखिर भरोसेमंद प्रशासक मिले तो मिलें कहाँ से? सुल्तानों का जो इसका जवाब था, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अनोखा था। सुल्तानों ने भरोसा किया बंदगान पर। ये खास तरह के गुलाम होते थे। देखिए, ये कोई आम गुलाम नहीं थे। इन्हें खास तौर पर फौजी सेवा के लिए खरीदा जाता था, और फिर गवर्नर या सेनापति जैसे सबसे ऊंचे ओहदों के लिए बड़ी सावधानी से ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ सुल्तानों की सोच वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो उनके अपने बेटे थे जो कल को सिंहासन के लिए ही खतरा बन सकते थे। उनकी अपनी इच्छाएं थीं, अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। और दूसरी तरफ था एक बंदगान जो हर चीज के लिए पूरी तरह से अपने मालिक यानी सुल्तान पर निर्भर था। उसकी वफादारी सीधी सुल्तान से जुड़ी थी, जिसने उसे सुल्तान की नज़र में कहीं ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। ठीक है, वफादार लोग तो मिल गए, लेकिन एक बड़ी सेना और प्रशासन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए भी सुल्तानों ने एक बहुत ही व्यवस्थित, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बनाया। इस सिस्टम को कहते थे इक्ता सिस्टम। इसमें पूरे साम्राज्य को अलग अलग जमीनी इलाकों में बांट दिया जाता था, जिन्हें इक्ता कहते थे, और हर इक्ता एक मिलिट्री कमांडर को सौंपा जाता था, जिसे इक्तादार या मुक्ति कहते थे। तो ये मुक्ति करते क्या थे? इनका काम था अपने इलाके यानी अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना, मिलिट्री अभियानों को लीड करना, और सबसे जरूरी काम वहां से टैक्स यानी राजस्व वसूलना। और इसी राजस्व से वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे, जिससे साम्राज्य की फौजी ताकत बनी रहती थी। 50%, ये बहुत बड़ा नंबर है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों के दौर में किसानों को अपनी फसल की पैदावार का आधा हिस्सा, जी हाँ पूरा आधा हिस्सा, खराज नाम के टैक्स के तौर पर देना पड़ता था। साम्राज्य को चलाने के लिए ये एक बहुत बड़ी कीमत थी जो चुकाई जा रही थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। ये खराज ही अकेला टैक्स नहीं था, इसके अलावा मवेशियों पर भी टैक्स लगता था और घरों पर भी। इससे पता चलता है कि राज्य का टैक्स वसूलने का सिस्टम कितना बड़ा और फैला हुआ था। लेकिन ये जो नया सिस्टम था, ये हमेशा आराम से नहीं चला। इसे सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इसकी शुरुआत होती है एक महिला शासक की कहानी से। साल था 1236, जब रज़िया सिंहासन पर बैठी। उनके पिता सुल्तान इल्तुतमिश उन्हें अपने बेटों से कहीं ज्यादा काबिल समझते थे। उस जमाने के लिए ये एक इनकलाबी, एक क्रांतिकारी कदम था। उस वक्त के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज। उन्होंने भी लिखा कि रज़िया अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल थीं। लेकिन कमाल की बात देखिए, ये मानने के बावजूद वो और दरबार के दूसरे अमीर लोग एक औरत को शासक के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो सोचिए जरा, रज़िया की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं था, पर फिर भी उस दौर का समाज एक महिला को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं था। दरबार के अमीर उनके आज़ाद तरीके से शासन करने से बिल्कुल खुश नहीं थे,
और नतीजा? सिर्फ 4 साल बाद 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। रज़िया की कहानी सल्तनत के अंदर चल रहे गहरे तनावों में से सिर्फ एक थी। इस पूरे सिस्टम में और भी कई दरारें थीं। एक बड़ी समस्या सुल्तानों की भर्ती करने की नीति से पैदा हुई। जब उन्होंने अपने वफादार गुलामों और समाज के निचले तबके से आए लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दिए, तो पुराने खानदानी तुर्की सरदारों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इससे दरबार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। ये हमें उस समय के सामाजिक तनाव की एक जबरदस्त झलक देता है। सोचिए, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक की जमकर आलोचना की। क्यों? क्योंकि सुल्तान ने एक शराब बनाने वाले, एक नाई, एक बावर्ची और 2 मालियों को बड़े प्रशासनिक पद दे दिए थे। ये साफ दिखाता है कि उस समाज में पैदाइश को काबिलियत से ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। और ये जो बंदगान वाला सिस्टम था, उसकी एक और बहुत बड़ी कमजोरी थी। गुलाम अपने मालिक के लिए तो वफादार थे, लेकिन ये वफादारी मालिक के बेटों या उसके वारिसों को नहीं मिलती थी। नतीजा, जब भी कोई नया सुल्तान गद्दी पर बैठता तो नए और पुराने सरदारों के बीच ताकत के लिए एक जंग छिड़ जाती थी। इन अंदरूनी समस्याओं के साथ साथ एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा भी मुंह बाए खड़ा था, मंगोल। उत्तर से मंगोलों के लगातार हमलों ने सुल्तानों को एक बहुत बड़ी और महंगी सेना रखने पर मजबूर कर दिया, जिसका सीधा बोझ राज्य के खजाने पर पड़ता था। लेकिन इन तमाम चुनौतियों और कमियों के बावजूद एक बात माननी पड़ेगी। दिल्ली सल्तनत ने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो इतना असरदार था कि जब 1526 में मुगलों ने उन्हें हराया तो उन्होंने सल्तनत के कई तौर तरीकों को ही अपना लिया और उन्हें और बेहतर बनाया। यही सल्तनत की असली और स्थायी विरासत थी। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। क्या कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी एक इंसान के प्रति निजी वफादारी पर टिका हो, उस इंसान के जाने के बाद चल सकता है? दिल्ली सल्तनत का ये अनुभव हमें सत्ता, वफादारी और संस्थानों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।